हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल कंसाइज जीएस फॉर आईएसपीसीएस। तो आज हम पॉलिटी की इंडियन जो पॉलिटी है उसकी जो टेस्ट सीरीज़ जो कि स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी द्वारा जारी की गई है उसका आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले भी हमने एक प्रीवियस वीडियो बनाया था जिसमें हमने राजस्थान की पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन का डिस्कशन किया था। तो आज हम जो है पार्ट 1 का डिस्कशन करेंगे। जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे उनका हम पार्ट 2 में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है कंसाइज जीएस फॉर आईएसपीसीएस उसको ज्वाइन कर लें, और साथ ही जो लिंक होगा उसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देंगे। तो इससे पहले अगर आपने जो वीडियो नहीं देखे हैं उनको भी ज़रूर वॉच करिए, वो भी आपके जो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए आयुष शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आपका, भारत का परिसंघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। दूसरा कथन है आपका, संगठक राज्यों को उससे अलग होने का अधिकार नहीं है। तो उपयुक्त में से कौन से उपबंध भारत के राज्यों का संघ होने का अनुसमर्थन करते हैं वो आपको बताना है। पहला आपका जो ए ऑप्शन है वो है केवल कथन फर्स्ट, बी है पहला व दूसरा दोनों कथन, या फिर सी ना कथन फर्स्ट ना कथन सेकेंड, या फिर डी केवल कथन सेकेंड। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका बी, यानी कि पहला व दोनों कथन आपके सत्य हैं, ठीक है। कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संविधान का प्रारूप पेश करते समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि संविधान की संरचना परिसंघात्मक होते हुए भी प्रारूप समिति ने भारत हेतु संघ शब्द का प्रयोग किया है, जिससे क्या पता चलता है कि भारतीय परिसंघ का निर्माण विभिन्न इकाइयों राज्यों के बीच किसी समझौते से नहीं हुआ है। दूसरा है कि भारत की संगठक इकाइयों उससे अलग होने का अधिकार नहीं है, ठीक है। भारत की जो संगठक इकाइयों को उससे अलग होने का अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। निम्नलिखित रियासतों के भारत में विलय होने का सही कला अनुक्रम क्या है। हैदराबाद, जूनागढ़ या फिर कश्मीर, तीनों हैं। आपको सही कला जो इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है। तो फर्स्ट जो है पहला दूसरा तीसरा, बी है आपका तीसरा दूसरा पहला, या फिर सी दूसरा पहला तीसरा, या फिर डी दूसरा तीसरा, या फिर पहला। तो निम्नलिखित में से बताना है आपको कौन सा आंसर सही है। तो जो दूसरे का जो आपका आंसर जो सही कलानुक्रम है वो है बी, यानी कि पहले आपका कश्मीर होगा, उसके बाद आपका आएगा जूनागढ़, और उसके बाद हैदराबाद। कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसके बारे में। तो अक्टूबर जो कश्मीर का विलय हुआ था वो कब हुआ था, अक्टूबर 1947 में हुआ था। और कैसे हुआ था, विलय पत्र द्वारा हुआ था। और जूनागढ़ का विलय कैसे हुआ था, जनमत संग्रह के द्वारा किया गया था, और ये कब हुआ था, फरवरी 1948 में। हैदराबाद का विलय के बारे में बात करें तो ये पुलिस कार्यवाही द्वारा इसका विलय किया गया था, और कब हुआ था, ये नवंबर 1948 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान का मूल ढांचा माना है। एल चंद्र कुमार वाद, वामन राव वाद, मिनर्वा मिल्स वाद, या फिर अरुणा शानबाग वाद। तो थर्ड का जो आपका आंसर होगा वो होगा ए, एल चंद्र कुमार वाद में क्या कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान का मूल ढांचा माना है। कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एल चंद्र कुमार वाद कब हुआ था, 1997 में। तो इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 32 जो कि हमारे क्या संवैधानिक उपचारों का मूल अधिकार है को संविधान के मूल ढांचे में शामिल माना, ठीक है। साथ ही केशवानंद भारती वाद में क्या बोला है सर्वोच्च न्यायालय ने, जो कि 1973 में ये वाद हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया और जिसे क्या कहा कि बदला नहीं जा सकता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कितने युग्म सम्मिलित हैं ये आपको बताना है। अनुच्छेद 15(3) महिलाओं एवं बच्चों हेतु विशेष प्रावधान, या फिर अनुच्छेद 16(4) पिछड़े वर्गों हेतु नियुक्ति में पदों का आरक्षण, अनुच्छेद 15(5) सभी शिक्षण संस्थानों में पिछड़े वर्ग SC/ST के प्रवेश हेतु विशेष उपबंध, अनुच्छेद 16(6) EWS हेतु नियुक्ति में आरक्षण। तो आपको बताना है कि कौन सा युग इसमें सम्मिलित है, वो आपका आंसर करना है। और आपका फोर्थ का जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका सी,
सी यानी कि जो इसमें 3 युग्म हैं वो आपके सुमेलित हैं, और कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इसमें जो 5 है ये वाला, ये जो है ये आपका सुमेलित नहीं है, क्योंकि इसमें सभी शिक्षण संस्थानों की बात की गई है, जबकि सभी शिक्षण संस्थान ना होकर इसमें जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान हैं उनको छोड़कर बाकी जो हैं सभी शिक्षण संस्थान, उसमें पिछड़े वर्ग में SC ST के प्रवेश हेतु विशेष उपबंध दिए गए हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें कि अनुच्छेद 15(5) की, तो इसको कब जोड़ा गया था? 93 संविधान संशोधन द्वारा 2005 में जोड़ा गया था। एक्सप्लेनेशन में भी वही चीज़ दे रखी है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया है। 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इंदिरा साहनीवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राज्य सेवाओं में आरक्षण, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बाल श्रम का उन्मूलन, या फिर अस्पृश्यता का उन्मूलन। तो 5 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ए, यानी इंदिरा साहनीवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राज्य सेवाओं में आरक्षण से। कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इंदिरा साहनी जो वाद था वो कब था? 1993 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि जो अनुच्छेद 16(4) के तहत राज्य सेवाओं में आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बट ये इसका कुछ एक चीज़ और है कि अगर कुछ विशिष्ट परिस्थितियों एवं क्षेत्रों जैसे कि मणिपुर, नागालैंड आदि में जो ये 50% की जो सीमा है, इसको 50% से अधिक हो सकती है। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कथन ए, अस्पृश्यता का अंत सभी मूल अधिकारों में पूर्ण प्रकृति वाला एकमात्र अनुच्छेद है। कारण है कि अनुच्छेद 17 का कोई अपवाद नहीं है। तो 6 का जो आपको आपको सही आंसर बताना है, तो आपका ए ऑप्शन है, ए सही है या फिर आर गलत है। बी है, ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी है आपका, ए गलत है, आर सही है। या फिर डी, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो 6 का जो आपका आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चूँकि किसी भी रूप में अस्पृश्यता का जो आचरण है वो कैसा है? वो गैर कानूनी है, अतः कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अनुच्छेद 17 का उल्लंघन नहीं कर सकता है। इस प्रकार अनुच्छेद जो 17 का कोई भी अपवाद नहीं होने के कारण यह मूल अधिकारों में पूर्ण प्रकृति वाला एकमात्र अनुच्छेद है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं और किसकी विचारधारा से लिए गए हैं वो आपको बताना है। तो राज्य द्वारा ग्राम पंचायतों के गठन हेतु कदम उठाना, गांधीवादी विचारधारा, या फिर समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता, उदारवादी, या फिर सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, समाजवादी। तो उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है वो आपको बताना है। और 7 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ए, वो आपका होगा ए, जिसमें से एक युग्म आपका सुमेलित है। ठीक है। और 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में शामिल उपबंध कौन से हैं? समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 का में है ये, या फिर उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी अनुच्छेद 43 का, सहकारी समितियों का उन्नयन अनुच्छेद 43 खा, या फिर पर्यावरण का संरक्षण और वन व वन्य जीवों की रक्षा अनुच्छेद 48 का। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो नीति निर्देशक तत्वों में कौन सा उपबंध शामिल नहीं है वो आपको बताना है कि कौन सा गलत है। तो ए है आपका केवल पहला, दूसरा तथा चौथा। बी है केवल पहला, तीसरा तथा चौथा। या फिर सी केवल दूसरा या तीसरा। या फिर डी उपयुक्त सभी। तो 8 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में ये जो पहला है ये बिल्कुल सही है, दूसरा भी आपका सही है, तीसरा जो है वो आपका सही नहीं है। ठीक है, ये आपका सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार करते हुए सही कूट का चयन कीजिए। कथन ये है आपका कि संविधान निर्माताओं ने नीति निर्देशक सिद्धांतों को गैर न्यायोचित विशेषता के साथ संविधान में शामिल किया। कारण है कि निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के संबंध में वित्तीय बाधाओं को ध्यान में रखा गया। तो आपको सही आंसर बताना है।
और 9 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ए, यानी ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल अधिकारों की स्थिति नीति निर्देशक तत्वों की तुलना में अधिक प्रभावी रूप में है। कुछ मामलों में नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों की तुलना में प्राथमिकता दी गई है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है वो आपको बताना है। ठीक है, ए है आपका ऑप्शन केवल फर्स्ट, बी है केवल सेकंड, सी है पहला व दूसरा दोनों, या फिर डी ना तो पहला और ना ही दूसरा। तो 10th का जो आपका आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि जो आपके दोनों कथन है वो सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। 42वें संविधान संशोधन से प्रस्तावना में किस शब्द को शामिल नहीं किया गया है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, बंधुता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 11 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सी, बंधुता शब्द को जो है 42वें संविधान संशोधन में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, प्रस्तावना जो है उसमें शामिल नहीं किया गया। 12वां देख लेते हैं। सुमेलित युग्मों की संख्या है। लोकतांत्रिक राज्य का प्रमुख वंशानुगत नहीं, संप्रभुता राज्य अपने सभी मामलों में स्वतंत्र है, या फिर पंथ निरपेक्ष राज्य का कोई धर्म नहीं, या फिर गणतंत्र राज्य की शक्ति का स्रोत जनता है। तो आपको बताना है कि चारों सुमेलित हैं, या फिर 2 सुमेलित हैं, या फिर 3 सुमेलित हैं, या फिर एक भी सुमेलित नहीं है। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा बी। इसमें से जो ऊपर जो दिए गए हैं उसमें 2 सुमेलित हैं। कौन कौन से 2 सुमेलित हैं वो आपको बता देते हैं कि इसमें तीसरा जो है वो आपका बिल्कुल सही है, और जो दूसरा कथन है संप्रभुता ये भी आपका बिल्कुल सही है, और जो फर्स्ट और फोर्थ है वो आपका सही नहीं है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रस्तावना के किन तत्वों का सीधा संबंध मूल अधिकारों से है? धर्मनिरपेक्षता, समता, या फिर बी समाजवादी न्याय, या फिर सी समाजवादी धर्मनिरपेक्षता, या फिर डी समाजवादी समता। तो 13 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ए। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता और समता का जो ये जो तत्व है इनका जो सीधा संबंध मूल अधिकारों से है। ठीक है, 14 देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है परंतु इसका बाध्यकारी प्रभाव नहीं है। दूसरा है यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। यह संसद, तीसरा है कि यह संसद की शक्तियों को नियंत्रित करती है। चौथा है कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। तो उपरोक्त कथनों में से सत्य कौन सा कथन है वो आपको बताना है। पहला है आपका ऑप्शन केवल फर्स्ट तथा फोर्थ, बी है दूसरा तथा चौथा, सी है पहला तथा तीसरा, या फिर डी उपयुक्त सभी। तो 14 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ए, यानी जो पहला और जो चौथा कथन है वो आपका सही है। 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मूल संविधान में अनुच्छेद 19 में सम्मिलित अधिकार थे। संपत्ति का अधिकार, हड़ताल का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, या फिर व्यवसाय का अधिकार। तो अनुच्छेद 19 में कौन कौन से अधिकार शामिल है वो आपको बताना है। 15 का जो ए ऑप्शन है केवल पहला दूसरा, बी है केवल दूसरा चौथा, या फिर सी केवल पहला चौथा, या फिर डी सभी शामिल हैं। तो 15 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सी, यानी पहला और जो चौथा है वो आपके आर्टिकल 19 में सम्मिलित अधिकार हैं। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विधि का समान संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन कौन सा, ये आपको बताना है। तो इसे यूएसए से लिया गया है, या फिर इसे इंग्लैंड से लिया गया है, या फिर समान परिस्थितियों में समान संरक्षण, या फिर अलग परिस्थितियों में भेदभाव संभव। तो 16 का जो आपका आंसर होगा वो होगा बी, ये असत्य कथन है कि इसे इंग्लैंड से लिया गया है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मतई लोग मणिपुर के निवासी हैं किंतु उन्हें अपने ही राज्य में नगा एवं कुकी जनजाति हेतु संरक्षित क्षेत्रों में बसने का अधिकार नहीं है। नगा एवं कुकी जनजाति को यह संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो अनुच्छेद 19(1) का घ, या फिर बी अनुच्छेद 19 का 4th, या फिर 19 का 5वां, या फिर डी अनुच्छेद 19(1) अड़ा। ठीक है, तो 17 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सी 19(5). ठीक है, कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अनुच्छेद 19(1) अड़ा में किसी भी भारतीय नागरिक को भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने एवं बस जाने
का अधिकार प्रदान करता है। तो ये कौन सा आर्टिकल प्रदान करता है? ये कौन सा आर्टिकल प्रदान करता है आपको? 19 का अड़ा, ठीक है, कि आप किसी भी भारत के किसी भी भाग या क्षेत्र में बस जाने का यह अधिकार देता है। किंतु इस अधिकार पर अनुच्छेद 19(5) के अंतर्गत साधारण जनता के हित और अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण हेतु युक्तियुक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। अतः कुकी और नगा जनजाति के हितों के संरक्षण हेतु अनुच्छेद 1915 में मैतेई लोगों को मणिपुर के संरक्षित पहाड़ी क्षेत्रों में बसने के अधिकार से वंचित करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। अनुच्छेद 19(2) में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आरोपित निम्नलिखित युक्तियुक्त निबंधनों में से कौन से मूल संविधान का भाग नहीं थे? संप्रभुता एवं अखंडता, दूसरा राज्य की सुरक्षा, तीसरा अपराध उद्दीपन, चौथा है सार्वजनिक व्यवस्था। तो आपका ऑप्शन बताना है, ए केवल पहला तीसरा चौथा, बी केवल तीसरा चौथा, केवल पहला व दूसरा, या फिर डी केवल दूसरा तीसरा चौथा। तो 18 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ए। ठीक है, ए यानी कि पहला यानी संप्रभुता एवं अखंडता, साथ ही अपराध उद्दीपन और सार्वजनिक व्यवस्था। ठीक है, ये जो है ये आपके मूल संविधान का भाग नहीं थे। अनुच्छेद और इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि 19(1) का वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, जो 19(2) में उल्लेखित युक्तियुक्त निबंधनों के अधीन है। ठीक है, मूल संविधान में उल्लेखित निबंधन कौन कौन से हैं? राज्य की सुरक्षा, न्यायालय की अवमानना, मानहानि या फिर सदाचार और नैतिकता। ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन यानी 1951 द्वारा जो शामिल निबंधन कौन कौन से थे? विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था या फिर अपराध उद्दीपन। 16वें संविधान संशोधन 1963 द्वारा संप्रभुता और अखंडता को निबंधन के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, 19 क्वेश्चन देख लेते हैं। सार्वभौम वयस्क मताधिकार की विशेषता है, अल्पसंख्यकों में सुरक्षा का भाव प्रदान करता है, या फिर राजनीतिक स्वतंत्रता व समानता पैदा करता है, या फिर भारत में यह संवैधानिक अधिकार है, या फिर 61वां संविधान संशोधन इससे संबंधित है। तो सार्वभौम वयस्क मताधिकार की विशेषता कौन कौन सी है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है दूसरा तीसरा चौथा, बी है दूसरा चौथा, सी है पहला दूसरा तीसरा, या फिर डी उपयुक्त सभी। तो 19 का जो आपका आंसर होगा वो होगा डी उपयुक्त सभी, यानी जो ओबी कथन है वो सब सार्वभौम वयस्क मताधिकार की विशेषता है। कुछ और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सभी को मत देने की शक्ति प्रदान कर यह न सिर्फ नागरिकों में राजनीतिक रूप से जाति, लिंग व धर्म आदि के भेद समाप्त करता है, अपितु अल्पसंख्यकों को भी राजनीति का प्रत्यक्ष भाग बनाकर सुरक्षा का भाव प्रदान करता है। अनुच्छेद 326 के तहत संवैधानिक अधिकार है। 61वें अगर संविधान संशोधन में क्या किया गया था ना, 1988 से 1989 में मत की जो उम्र थी वो 21 से 18 की गई थी। राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं है। आपका यह है क्वेश्चन नंबर 20। तो यह कथन किसका है ये आपको बताना है। ए है आपका जवाहरलाल नेहरू, बी है चंद्रशेखर आज़ाद, सी है सुभाष चंद्र बोस, या फिर डी भीमराव अंबेडकर। तो 20 का जो आपका आंसर होगा वो होगा डी भीमराव अंबेडकर का यह कथन है। ठीक है, 21 देख लेते हैं। स्वर्ण सिंह समिति में कुल कितने सदस्य थे ये आपको बताना है, 10, 11, 12 या फिर 13। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा सी, यानी स्वर्ण सिंह समिति में 12 सदस्य थे। और देख लेते हैं कौन कौन से सदस्य थे। तो सरदार स्वर्ण सिंह जो थे वो अध्यक्ष थे। ठीक है, दूसरा है कि एस राय, तीसरे हैं वी.एन. गाडगिल, चौथा बी.एन. बनर्जी, पांचवा दिनेश गोस्वामी, छठे जो थे मेंबर डी.पी. सिंह, सी.एम. स्टीफन, सातवें एच.आर. गोखले, रजनी पटेल, वसंत साठे, बी.ए. सैयद मोहम्मद और ए.आर. अंतुले। तो ये जो 12 लोग हैं ये स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य थे। 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सुमेलित करना है आपको, प्रावधान दिए गए हैं और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा ये प्रावधान किए गए आपको बताना है।
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा 100वां। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की उन्नति के प्रावधान 103वां। वस्तु और सेवा कर 102वां। या फिर बांग्लादेश के साथ भूमि हस्तांतरण समझौता 101वां। तो 22 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, आइए मिलान करके देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा कौन से संविधान संशोधन में दिया गया था? तो वो है आपका 102वां। ठीक है, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की उन्नति का जो प्रावधान है वो किस में दिया गया है? वो आपका 103 में। और वस्तु और सेवा जो कर है वो आपका किससे रिलेटेड है? वो है 101 से। और बांग्लादेश के साथ भूमि हस्तांतरण समझौता ये आपका रिलेटेड संविधान 100वें संविधान से। ठीक है, 23वां देख लेते हैं। 104वें संवैधानिक संशोधन के संदर्भ में कथनों की जांच कीजिए। SC व ST समुदाय के लिए लोकसभा व विधानसभा में 10 वर्ष के लिए आरक्षण को बढ़ाया गया। लोकसभा में एंग्लो इंडियन के सीटों का आरक्षण आगे नहीं बढ़ाया गया। या फिर विधानसभा में एंग्लो इंडियन की सीटों का आरक्षण राज्य विधानमंडल स्वयं अपने अनुसार तय करेंगे। या फिर पिछड़े वर्ग के लिए भी स्थानीय निकाय में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो 104 जो संवैधानिक संशोधन है उसके बारे में आपको बताना है। तो 23 का जो आपका आंसर बताना है कि सत्य कथन कौन सा है। तो फर्स्ट है आपका उपयुक्त सभी, बी है पहला दूसरा तीसरा, सी है पहला दूसरा और चौथा, या फिर डी पहला और दूसरा। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा डी, यानी पहला और जो दूसरा कथन है वो आपका सही है। ठीक है, कुछ और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 104वें संवैधानिक संशोधन से SC व ST समुदाय के लोकसभा व विधानसभा आरक्षण को 10 वर्ष 2030 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, साथ ही लोकसभा व विधानसभा में एंग्लो इंडियन की सीटों का जो एंग्लो इंडियन की सीटों का जो विधान था उसको समाप्त कर दिया गया है। लोकसभा व विधानसभा की सीटों का निर्णय संसद करती है, ना कि विधानसभा। पिछड़े वर्ग को 73वें व 74वें विधान द्वारा स्वैच्छिक प्रावधानों के तहत राज्य की इच्छा अनुसार आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये जो कथन है आपका कि पिछड़े वर्ग के लिए स्थानीय निकाय में आरक्षण का प्रावधान किया गया है, ये आपका सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। भारत पाक 1958 के समझौते के तहत भारतीय राज्य क्षेत्र के समर्पण हेतु कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया? 9वां, 11वां, 13वां या फिर 14वां? तो 24 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ए, यानी 9वां। कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बेरूवाड़ी वाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार भारतीय राज्य क्षेत्र के समर्पण हेतु संवैधानिक संशोधन आवश्यक है, अतः 9वां संशोधन किया गया। ठीक है, 13वां संशोधन के बारे में देख लेते हैं। 13वें संशोधन में क्या है? इसमें क्या है कि नागालैंड को राज्य का दर्जा व विशेष उपबंध दिए गए हैं। 14वां संशोधन देख लेते हैं। पुडुचेरी भारतीय संघ में शामिल हुआ। हिमाचल, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन एवं दीव तथा पुडुचेरी के लिए विधानमंडल व मंत्रिमंडल। 11वां संशोधन देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली में परिवर्तन, संयुक्त बैठक बजाय निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। दूसरा है कि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को उपयुक्त निर्वाचक मंडल में रिक्तता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, तो ये आपके कुछ संविधान संशोधन थे 11वें, 14वां और 13वां। 25 क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रिटिश सरकार ने किन किन प्रस्तावों में संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन या फिर गांधी इरविन वार्ता। तो किन प्रस्तावों में संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, ये आपको बताना है। और 25 का जो आपका आंसर होगा वो होगा डी, यानी पहला, दूसरा और तीसरा। यानी कि गांधी इरविन वार्ता को छोड़कर इन तीनों जो प्रस्ताव हैं उसमें संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था।
कुछ एक्सप्लेनेशन अगस्त प्रस्ताव के बारे में ये है कि 1940 का जो अगस्त प्रस्ताव वो सर्वप्रथम प्रस्ताव था जिसमें ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष कौन से थे? H.C. मुखर्जी या V.T. कृष्णमाचारी। बी है H.C. मुखर्जी, K.M. मुंशी। सी है V.T. कृष्णमाचारी, अल्लादी कृष्णमाचारी। या फिर डी है राजेंद्र प्रसाद या V.T. कृष्णमाचारी। तो 26 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ए, यानी H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णमाचारी हैं वो संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। ठीक है, साथ ही अगर वहीं जो अगर अस्थायी सदस्य की जो बात करें तो सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी सदस्य कौन से थे? राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे स्थायी सदस्य। ठीक है, स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 27 देख लेते हैं। संविधान सभा में समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए। सर्वाधिक संख्या हिंदू समुदाय की थी। एंग्लो इंडियन समुदाय संविधान सभा का भाग नहीं था। महिलाओं को संविधान सभा में मात्र 9 सीटें प्राप्त हुई। पारसी समुदाय को भी संविधान सभा में जगह प्राप्त हुई। तो उपयुक्त में से सत्य कथन कौन सा है वो आपको बताना है। ए है आपका पहला, तीसरा, चौथा। बी है पहला, चौथा। सी है पहला, दूसरा, चौथा। या फिर डी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर आपका 26। और 26 का जो आपका आंसर होगा ये क्वेश्चन नंबर आपका 27 है। और 27 का जो आपका आंसर होगा वो होगा बी, यानी पहला और जो चौथा कथन है वो आपका सत्य है। ठीक है, कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हिंदू समुदाय को सर्वाधिक सीटें प्राप्त हुई थी। किस समुदाय को सर्वाधिक सीटें प्राप्त हुई? हिंदू समुदाय को, और जिसमें 3 एंग्लो इंडियन संविधान सभा के सदस्य थे। महिलाओं को 15 सीटें प्राप्त हुई थी। 4 सीटें सिख व 3 सीटें पारसी समुदाय को प्राप्त हुई थी। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन देख लें। संसद की प्राक्कलन समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका गठन पहली बार 1950 में कृष्ण मेनन समिति की सिफारिशों पर किया गया था। इसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। किसी मंत्री को इसके सदस्य के रूप में चुना जा सकता है, लेकिन इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। तो दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है प्राक्कलन समिति के बारे में। तो 28 का जो आपका आंसर होगा वो होगा डी, यानी कोई भी जो कथन है वो आपका सही नहीं है। तो प्राक्कलन समिति के बारे में देख लेते हैं। इस समिति की उत्पत्ति का पता 1921 में स्थापित स्थायी वित्त समिति से लगाया जा सकता है। स्वतंत्रता के बाद युग में पहली प्राक्कलन समिति का गठन 1950 में तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पर किया गया था। कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति बनाई गई थी। ठीक है, मूल रूप से इसमें कितने सदस्य होते हैं? 25 सदस्य थे, लेकिन 1956 में इसकी सदस्यता बढ़ाकर 30 कर दी गई। फिर सभी 30 सदस्य जो हैं लोकसभा से ही हैं, और इस समिति में राज्यसभा का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं है। ठीक है, एकल संक्रमणी वोट के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांतों के अनुसार सदस्यों को हर साल लोकसभा द्वारा अपने स्वयं के सदस्यों में से चुना जाता है। इस प्रकार इसमें सभी दलों को उचित प्रतिनिधित्व मिलता है। ठीक है, कार्यालय का कार्यकाल जो कितना होता है वो 1 वर्ष का है। ठीक है, किसी मंत्री को समिति का सदस्य नहीं चुना जा सकता। समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा अपने सदस्यों में से की जाती है, और वह अनिवार्य रूप से सत्तारूढ़ दल से होता है। ठीक है, समिति का कार्य बजट में शामिल अनुमानों की जांच करना और सार्वजनिक व्यय में किफ़ायत का सुझाव देना है। इसलिए इसे सशस्त्र अर्थव्यवस्था समिति के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक है, ये सब जो था ये सब प्राक्कलन समिति के बारे में था। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यसभा में वर्तमान उपसभापति कौन है? श्री के रहमान खान, प्रोफेसर पीजे कुरियन, श्री के रहमान खान, ओके ये 2 बार ऑप्शन दिया गया, या फिर डी श्री हरिवंश नारायण सिंह।
तो 29 का जो आपका आंसर होगा कि राज्यसभा में वर्तमान उपसभापति कौन है, तो वो हैं डी यानी कि श्री हरिवंश नारायण सिंह। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आपका, लोकसभा और विधानसभा चुनावों में एक प्रत्याशी द्वारा लड़ी जा सकने वाली सीटों की अधिकतम संख्या 2 है। या दूसरा कथन है, वर्तमान नियमों के अनुसार यदि कोई प्रत्याशी किसी एक लोकसभा चुनाव में कई निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ता है तो उसकी पार्टी को उन निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनाव का खर्चा उठाना चाहिए जिन्हें उसने खाली किया है, बशर्ते वह सभी निर्वाचन क्षेत्रों से विजयी हुआ है। तो ये आपके दो कथन है, आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है आपका केवल पहला कथन सही है, ऑप्शन 2 है कि पहला केवल दूसरा कथन, या फिर सी पहला और दूसरा दोनों, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 30 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ए, यानी जो पहला कथन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वर्ष 1996 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन करके लोकसभा और विधानसभा चुनावों में एक प्रत्याशी द्वारा लड़ी जा सकने वाली सीटों की संख्या को 3 के स्थान पर 2 तक सीमित कर दिया गया है। तो ये आपका पहला कथन है जो कि सही है। दूसरा है कि जब भी कोई प्रत्याशी एक से अधिक सीटों से चुनाव लड़ता है तथा एक से अधिक जीतता है तो प्रत्याशी को केवल एक ही सीट बनाए रखनी होती है, जिससे बाकी सीटों पर उपचुनाव कराना पड़ता है। इसका परिणाम यह होता है कि परिणामी व्यक्ति के विरुद्ध उपचुनाव कराने के लिए सरकारी व्यय, सरकारी कर्मचारियों और अन्य संसाधनों पर एक अपरिहार्य वित्तीय बोझ पड़ता है। यह खर्च जीतने वाले उम्मीदवार पर भारित नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका एक्सप्लेनेशन है। 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन प्रस्तावों द्वारा किसी मंत्री की निंदा की जा सकती है? पहला है विशेषाधिकार प्रस्ताव, दूसरा है निंदा प्रस्ताव, या फिर तीसरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। तो नीचे दिए गए कूट के उपयोग करके आपको सही उत्तर बताना है। ए है ऑप्शन आपका केवल पहला और दूसरा, बी है दूसरा तीसरा, या फिर सी केवल पहला और तीसरा, या फिर डी पहला दूसरा और तीसरा। तो 31 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ए, यानी पहला और जो दूसरा है, यानी विशेषाधिकार प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव 2 ऐसे प्रस्ताव हैं जिनके कारण किसी मंत्री की निंदा की जा सकती है। तो इनके बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। विशेषाधिकार प्रस्ताव यह एक मंत्री द्वारा संसदीय विशेषाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है। इसे किसी सदस्य द्वारा तब पेश किया जाता है जब उसे लगता है कि किसी मंत्री ने किसी मामले के तथ्यों को रोककर या गलत विकृत तथ्य देकर सदन या उसके एक या अधिक सदस्यों के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। और साथ ही ये भी है कि इसका जो मकसद है वो संबंधित मंत्री की निंदा करना है। तो विकल्प आपका एक सही है। निंदा प्रस्ताव के बारे में देख लेते हैं। इसे किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या संपूर्ण मंत्री परिषद के खिलाफ लाया जा सकता है। इसे विशिष्ट नीतियों और कार्यों के लिए मंत्रिपरिषद की निंदा करने के लिए पेश किया जाता है। ठीक है, तो इस दो आपके दूसरा विकल्प भी सही है। तीसरा देख लेते हैं। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव क्या होता है? तो यह संसद में एक सदस्य द्वारा तत्काल सार्वजनिक महत्व के किसी मामले पर मंत्री का ध्यान आकर्षित करने और उस मामले पर उनसे एक आधिकारिक बयान मांगने के लिए पेश किया जाता है। ठीक है, तो ये था ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ का प्रारूप भारत के संविधान की किस अनुसूची में है? ऑप्शन है ए है आपका दूसरी, बी है तीसरी, सी है चौथी, डी है पांचवी। तो 32 का जो आपका आंसर होगा वो होगा बी, यानी तीसरी अनुसूची में प्रधानमंत्री द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ का प्रारूप भारत के संविधान में है। 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यह चिन्हित कीजिए कि राज्यसभा के गठन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? तो राज्यसभा की सदस्य संख्या 250 से अधिक नहीं होनी चाहिए। 12 मनोनीत सदस्य विज्ञान, कला, समाज सेवा, खेल क्षेत्रों से होने चाहिए। तीसरा है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया एक जैसी है। तो कौन सा कथन सही है आपको बताना है। ऑप्शन ए है आपका केवल पहला सही है, ऑप्शन बी है पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन सी है दूसरा तीसरा सही है, या फिर डी पहला और तीसरा सही है। तो 33 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ए, यानी पहला कथन केवल सही है। बाकी देख लेते हैं क्यों गलत है। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। जबकि आपके जो ऑप्शन में ये जो खेल क्षेत्र दिया था ये सही नहीं है। ठीक है, और दूसरा देख लेते हैं कि राज्यों की मंत्रिपरिषद में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों
का चुनाव राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणी मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार किया जाएगा। राज्यों की परिषद में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों को उस तरीके से चुना जाएगा जैसा संसद कानून द्वारा निर्धारित कर सकती है। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख तीसरी अनुसूची में नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सी है राष्ट्रपति, या फिर डी संसद सदस्य। तो 34 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सी, कि भारत की जो संविधान की तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति की जो शपथ का उल्लेख नहीं है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि राष्ट्रपति का शपथ का उल्लेख कहाँ पर है। तो ये आर्टिकल 60 में है। ठीक है, तो 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान में उल्लेखित राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए। तो पहला आपका कथन है, संविधान का उल्लंघन के आधार पर महाभियोग प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक है, दूसरा है, संविधान में संविधान के उल्लंघन पद को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। महाभियोग प्रक्रिया केवल लोकसभा में आरंभ की जा सकती है। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। नीचे दिए गए कूट के माध्यम से आपको आंसर करना है। ऑप्शन ए है आपका केवल पहला, बी है पहला व तीसरा, सी है तीसरा व चौथा, या फिर डी केवल दूसरा, तीसरा व चौथा। तो 35 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ए, यानी जो पहला कथन है वो आपका बिल्कुल सही है। बाकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि क्यों गलत है। तो संविधान के आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। इसका अधिकार संविधान का उल्लंघन है। ठीक है, संविधान में संविधान के उल्लंघन पद को परिभाषित नहीं किया गया है और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में आरंभ की जा सकती है। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं परंतु महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक्सप्लेनेशन था। 36 देख लेते हैं। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए निम्न में से हैं: डॉक्टर एस राधाकृष्णन, वीवी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह, या फिर नीलम संजीव रेड्डी। तो 36 का जो आपका आंसर होगा वो होगा डी, नीलम संजीव रेड्डी। कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत के जो छठे राष्ट्रपति एन संजीव रेड्डी, जो कि 1977 से 1982 तक कार्यरत थे, निर्विरोध चुने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। ठीक है, 1977 के राष्ट्रपति चुनाव में 37 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया था। रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा जांच के दौरान 36 उम्मीदवारों का नामांकन पत्र कुछ त्रुटियों के कारण खारिज कर दिया गया और एकमात्र उम्मीदवार एन संजीव रेड्डी थे जिन्हें राष्ट्रपति घोषित किया गया। ठीक, 37 देख लेते हैं। 16वें राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में किसी राज्य के विधायक का मत मूल्य निम्न में से कौन सी जनगणना के आधार पर आधारित किया गया है? ए है आपका 1971 की जनगणना, बी है 1981 की जनगणना, सी है 2001 की जनगणना, या फिर डी 2011 की जनगणना। तो 37 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ए, 1971 की जनगणना। कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में विधायकों के मत मूल्य के लिए 1971 की जनगणना का उपयोग किया जाता है, जैसा कि हमने ऑप्शन में देखा। और 84वें संविधान संशोधन के तहत 2026 तक 1971 की जनगणना का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आपका, राष्ट्रपति चुनाव के दौरान अगर कोई निवारक निरोध के अंतर्गत है तो वह डाक पत्र से अपना मत चुनाव आयोग को भेज सकता है। दूसरा कथन है, निर्वाचक को मत पत्र पर सभी वरीयताएं भरनी आवश्यक हैं। तो उपयुक्त में से कथनों में से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। ए है आपका पहला, बी है दूसरा, सी है पहला व दूसरा दोनों, या फिर डी ना तो पहला और ना ही दूसरा। ठीक है, तो ये आपका है 38 नंबर क्वेश्चन। 38 का जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका ए, यानी जो ए पहला कथन है वो बिल्कुल सही है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि दूसरा कथन क्यों गलत है। तो राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति नियम 1974 के नियम 26 के अंतर्गत प्रावधान है कि निवारक निरोध के अंतर्गत अगर निर्वाचक बंद हैं तो वह निवारक स्थान से डाक पत्र के माध्यम से अपना मत चुनाव आयोग को भेज सकता है। ठीक है, तो ये आपका सही है। दूसरा जो कथन क्यों गलत है वो ये है कि जो निर्वाचक को राष्ट्रपति पद के सभी उम्मीदवारों के लिए वरीयता देना आवश्यक नहीं है।
प्रथम वरीयता को ही मार्क करना आवश्यक है, शेष वरीयता निर्वाचक की इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये जो कथन दिया था कि निर्वाचक को मत पद पर सभी वरीयताएं भरनी आवश्यक हैं, तो ये गलत है। सभी नहीं बल्कि मतलब सभी को भरना आवश्यक नहीं है। 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 108 या फिर अनुच्छेद 110। तो 39 का जो आपका आंसर होगा वो होगा बी, यानी अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्रदान की गई है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जब कि वीटो शक्ति किस लिए का उल्लेख में क्या है? जब संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 111 के तहत तीन प्रकार के वीटो का प्रयोग करता है। कौन कौन से वीटो है? निरपेक्ष वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। और संविधान में जो है एक चीज़ है कि वीटो शब्द का उल्लेख कहीं नहीं किया गया है। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, तो विधायी शक्ति है या फिर न्यायिक शक्ति है या फिर कार्यकारी शक्ति है या फिर अर्ध न्यायिक शक्ति है। तो 40 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ए, यानी जो राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति विधायी शक्ति होती है। ठीक है, 41 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं? तो जाकिर हुसैन, वीवी गिरी या फिर सी नीलम संजीव रेड्डी या फिर डी फखरुद्दीन अली अहमद। तो 41 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सी, नीलम संजीव रेड्डी। तो ये कब से कब तक के भारत के राष्ट्रपति रहे हैं और साथ ही लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं? तो 1977 से 82 तक ये राष्ट्रपति रहे और साथ ही लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। नीलम संजीव रेड्डी 1967 से 1969 तक कुछ समय के लिए 1977 में लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, राष्ट्रपति की पदावधि के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के बाद भी पद पर बना रहता है जब तक नया राष्ट्रपति पद ग्रहण ना कर ले। या फिर दूसरा कथन है कि भारत में राष्ट्रपति पद हेतु केवल 2 बार ही निर्वाचित हुआ जा सकता है। तो उपयुक्त में से सही कथन का चुनाव करना है। ए है आपका केवल पहला, बी है केवल दूसरा, सी है पहला व दूसरा दोनों, या फिर डी ना तो पहला और ना ही दूसरा। ठीक, तो ये 42 है और 42 का जो आपका आंसर है वो है आपका ए, यानी जो पहला कथन है वो बिल्कुल सही है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसके बारे में। तो अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति की पदावधि पर ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की होती है तथा भारत में राष्ट्रपति अपने कार्यकाल की समाप्ति के उपरांत भी पद पर बना रहता है और जब तक इसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले। ठीक है, तो कथन ये आपका बिल्कुल सही है। दूसरा है कि अनुच्छेद 57 के तहत भारत में एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है, इसलिए जो आपका दूसरा कथन है वो गलत है। और संयुक्त राज्य अमेरिका में की बात करें तो वहाँ पर जो राष्ट्रपति पद पर एक व्यक्ति अधिकतम 2 बार निर्वाचित हो सकता है। 43 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं जो सूची से रिलेटेड है, आपको मिलान करना है। सूची फर्स्ट में कुछ शब्दावली दिए रखी है, उनका अर्थ दे रखा है, वो आपको बताना है। लघुकरण, राष्ट्रपति द्वारा सजा और बंदीकरण को हटाना तथा दोषी को पूरी तरह मुक्त करना। बी, परिहार यानी दोषी की सजा को विशेष परिस्थिति में कम करना। विराम यानी सजा की प्रकृति नहीं लेकिन अवधि में कमी करना। क्षमा यानी दंड के स्वरूप में बदलाव करना। ठीक है, तो ये आपका है 43 नंबर क्वेश्चन और आपको बताना है कि कौन सा इसमें आंसर सही है। ठीक है, तो 43 का जो आपका आंसर होगा वो होगा बी, यानी जो बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। तो आइए मिलान करके देख लेते हैं। ए यानी लघुकरण का मतलब है दंड के स्वरूप में बदलाव करना है, यानी ए का 4th है। बी का 3रा है परिहार यानी कि सजा की प्रकृति नहीं लेकिन अवधि में कमी करना। सी, विराम का मतलब है कि दोषी की सजा को विशेष परिस्थिति में कम करना। और क्षमा का है कि राष्ट्रपति द्वारा सजा और बंदीकरण को हटाना तथा दोषी को पूरी तरह मुक्त करना। तो ये आपका सही मिलान है। ठीक है, और ये जो संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। 44 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों पर विचार कीजिए।
राष्ट्रपति वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद के समक्ष रखवाता है। धन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है। राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना मंत्रालयों द्वारा अनुदान की मांगे की जा सकती हैं। तो उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं वो आपको बताना है। तो 44 का ऑप्शन पहले देख लेते हैं कि केवल एक कथन सही है, बी है आपका केवल 2 कथन सही है, सी केवल 3 कथन सही है, या फिर डी सभी चारों कथन आपके सही हैं। तो 44 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ए, यानी इसमें से केवल एक कथन जो है वो आपका सही है। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो आर्टिकल अगर हम 112 की बात करें तो किससे रिलेटेड है, वो बजट से रिलेटेड है, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहते हैं। तो बजट राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक वर्ष संसद के समक्ष रखवाया जाता है और बजट के माध्यम से केंद्र सरकार अपनी राजकोषीय नीति का क्रियान्वयन करती है। तो पहला जो आपका कथन है वो सही है। आर्टिकल अनुच्छेद 17 देख लेते हैं। आर्टिकल अनुच्छेद 17 किससे रिलेटेड है, धन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है, इसलिए कथन 2 गलत है आपका। अनुच्छेद 111 देख लेते हैं। अनुदान की मांगे राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद की जाती है, इसलिए कथन तीसरा भी आपका गलत है। 45 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन कैबिनेट समितियों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। तो पहला है आपका सुरक्षा मामलों की समिति, बी है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति, तीसरा है नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडल समिति, चौथा है संसदीय मामलों पर मंत्रिमंडल समिति, पांचवा निवेश एवं वृद्धि संबंधी मंत्रिमंडल समिति, या फिर छठा रोजगार एवं कौशल प्रशिक्षण पर मंत्रिमंडल समिति। तो इनमें से कौन सी जो समितियां जिनकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, तो नीचे कोड दिए गए हैं उसके माध्यम से आपको आंसर करना है। ठीक है, पहला जो है ऑप्शन आपका पहला दूसरा चौथा, बी है दूसरा तीसरा चौथा, या फिर सी पहला दूसरा तीसरा पांचवा व छठा, या फिर डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि जो चौथा है संसदीय मामलों पर मंत्रिमंडल समिति, इसको छोड़कर बाकी जो सारी समितियां उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। ठीक है, संसदीय मामलों की मंत्रिमंडल के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, अध्यक्षता वो रक्षा मंत्री हैं। ठीक है, तो ये जो चौथा आपका था कि संसदीय मामलों पर मंत्रिमंडल समिति, ये आपका गलत था। 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित निकायों में से किसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय एकता परिषद, दूसरा है आपका नीति आयोग, तीसरा जीएसटी परिषद, चौथा है राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव करना है आपको। 46 का जो ए ऑप्शन है पहला व दूसरा, बी है दूसरा तीसरा व चौथा, सी है पहला दूसरा व चौथा, या फिर डी पहला दूसरा तीसरा व चौथा। तो 46 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सी पहला दूसरा व चौथा, यानी जीएसटी जो परिषद है उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा नहीं की जाती है, और जो बाकी जो 3 है उनकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। तो जीएसटी परिषद के जो अध्यक्ष होता है कौन होता है, वो वित्त मंत्री होते हैं, और वित्त राज्य मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री बनने से पूर्व राज्यों के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो वीपी सिंह, एचडी देवगौड़ा, नरेंद्र मोदी, राजीव गांधी। तो कौन सा कुछ सही है वो बताना है। ए है आपका पहला दूसरा तीसरा, बी है केवल दूसरा तीसरा चौथा, सी है केवल पहला तीसरा चौथा, डी है केवल पहला दूसरा व चौथा। तो 47 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ए, यानी पहला दूसरा तीसरा। जो ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जो कि पूर्व में मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, यानी राजीव गांधी को छोड़ के बाकी जो 3 हैं वो सारे मुख्यमंत्री पूर्व में मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मोरारजी देसाई जो कि बम्बई राज्य के 1952 से 1956 तक मुख्यमंत्री रहे हैं, और पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, एचडी देवगौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे, वीपी सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, और नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। तो ये कुछ ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो पूर्व में मुख्यमंत्री के पद पर भी रह चुके हैं। ठीक है, निम्नांकित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते समय संसद के सदस्य नहीं थे। चंद्रशेखर, बी है मतलब दूसरा है आपका चरण सिंह, तीसरा एचडी देवगौड़ा, या फिर चौथा पीवी नरसिम्हा राव।
48 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ए, यानी पहला और दूसरा, यानी चंद्रशेखर और चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जो प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते समय संसद के सदस्य नहीं थे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चंद्रशेखर 1989 में बलिया उत्तर प्रदेश में से सांसद, चौधरी चरण सिंह 1977 में बागपत से सांसद, एच.डी. देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बनने से पूर्व कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे ये, और प्रधानमंत्री बनने के बाद कर्नाटक से राज्यसभा सदस्य के रूप में संसद पहुंचे। पी.वी. नरसिम्हा राव के बारे में बात करते हैं तो प्रधानमंत्री बनने के बाद 1991 में नांदयाल आंध्र प्रदेश से उपचुनाव जीतकर सांसद बने। 49 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नांकित में से किससे परामर्श करने के पश्चात भारत का राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण करता है? तो ए है आपका भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से, बी है संबंधित राज्यों के राज्यपाल से, सी है संबंधित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों से, या फिर डी भारत के प्रधानमंत्री से। तो 49 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ए, यानी भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से। ठीक है, और ये किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 222 के तहत है कि भारत के जो मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात भारत के राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश का एक न्यायालय उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय का अंतरण करता है। 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सुमेलित कीजिए, कुछ क्षेत्र दिए गए हैं और संविधान संशोधन अधिनियम दिए गए हैं, वो आपको बताना है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ये क्षेत्र बनाए गए हैं। तो दादरा और नगर हवेली 12वां, गोवा दमन और दीव 10वां, कारिकल माहे और यनम 14वां, सिक्किम 35वां। ठीक है, तो 50 का आपको मिलान करके बताना है, और 50 का जो आपका आंसर होगा वो होगा बी। तो मिलान करके देख लेते हैं। दादरा और नगर हवेली ये जो है ये 10वें संविधान संशोधन द्वारा निर्मित है, और बी गोवा दमन और दीव ये है 12वां संविधान संशोधन, सी आपका है 14वां, और सिक्किम जो है चौथा यानी 35वां। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मंत्रिपरिषद के बारे में संविधान के अनुच्छेद 75 के निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ संविधान की 2वीं अनुसूची में दिए गए फॉर्म के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। यदि कोई मंत्री 6 माह की अवधि में संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं बनता है तो वह मंत्री पद पर नहीं रह सकेगा। तो ये आर्टिकल 75 के बारे में ये कुछ कथन दिएगा, आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। ए है आपका ए बी सी डी, बी है ए बी सी, सी है बी और डी केवल, डी है ए और डी केवल। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर है 51, और 51 का जो आपका आंसर है वो होगा डी, यानी ए और जो डी है केवल कथन वही सही है। ठीक है, कुछ और देख लेते हैं 75 आर्टिकल के बारे में। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। 75(2) के तहत मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। 75(4) के तहत किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति 3री अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूपों के अनुसार उसको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। ठीक है, 75 का 5 जो है 5 के तहत कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। ठीक, 52 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। संसद की लोक लेखा समिति के बारे में निम्नांकित पर विचार कीजिए। प्रारंभ में इसका गठन 1921 में किया गया था। इसका कार्यकाल 1 वर्ष है। प्रायः इसका अध्यक्ष विपक्ष का कोई प्रमुख नेता होता है और इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। तो लोक लेखा समिति के बारे में ये कुछ कथन है, इनको बताना है कि कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है आपका ए बी सी डी, बी है ए बी डी, सी है ए बी सी, या फिर डी केवल बी और डी। 52 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ए, यानी ए बी सी, ये जो चारों कथन है ये आपके बिल्कुल सही है। कुछ और देख लेते हैं लोक लेखा समिति के बारे में एक्सप्लेनेशन।
लोक लेखा समिति लोकसभा की वित्तीय मामलों में सबसे पुरानी समिति है और जिसका गठन कब किया गया था? 1921 में किया गया था। सदस्य कितने होते हैं इसके? 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा के होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। वर्ष 1967 से चली आ रही परिपाटी के अनुसार जो विरोधी पक्ष के किसी सदस्य को इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है और इसका जो कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष का होता है। यह समिति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करती है। ठीक है, तो ये सब लोक लेखा समिति के बारे में। 53 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान के प्रवर्तन के समय संविधान की प्रथम अनुसूची में उल्लेखित भारत के राज्यों और क्षेत्रों के भागों को सुमेलित कीजिए। खास श्रेणी भूतपूर्व ब्रिटिश प्रांत के भारत के प्रांत, खास श्रेणी विधानमंडल सहित 5 देसी रियासत, घास श्रेणी 5 केंद्र शासित राज्य और घास श्रेणी जो है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो 53 का ये आपको मिलान करके बताना है और 53 का जो आपका आंसर है वो होगा ए यानी मिलान करके देख लेते हैं। जो का श्रेणी है वो आपकी भूतपूर्व ब्रिटिश भारत के प्रांत हैं। खास श्रेणी में जो हैं वो आपके विधानमंडल सहित 5 देसी रियासत और घास श्रेणी में 5 केंद्र शासित राज्य और घास श्रेणी में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। इसके अलावा और भी जो संबद्ध क्षेत्र हैं उनको भी देख लेते हैं। तो का राज्य में कौन कौन से आते हैं? असम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत, पश्चिम बंगाल। खार राज्य में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला एवं पूर्वी पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन या फिर विंध्य प्रदेश। और गा राज्य में कौन से क्षेत्र आते हैं? अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा। और जो भाग घा में कौन से राज्य आते हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म कौन सा वो आपको बताना है। आर्टिकल दे रखे हैं, उससे संबंधित उपबंध दे रखे हैं, आपको बताना है। तो अनुच्छेद 151 कैग की वार्षिक रिपोर्ट, अनुच्छेद 150 कैग कार्यालय के खर्चे भारत के संचित निधि पर भारित, अनुच्छेद 149 केंद्र व राज्यों के लेखों का रखरखाव करने का कार्य, अनुच्छेद 148(2) कैग को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। तो कौन सा इसमें से असुमेलित है, जो सही नहीं है वो आपको बताना है। 54 का जो आपका आंसर होगा वो होगा बी, यानी ये जो है आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है, आर्टिकल कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो आर्टिकल दे रखा है कि 150 के अनुसार कैग केंद्र व राज्यों के लेखों का प्रारूप तैयार करता है, जबकि इसके कार्यालयीय खर्चे भारत की संचित निधि से किए जाने का उल्लेख 148(6) में वर्णित है। ठीक है, तो ये जो गलत दिया गया है 150 में ये चीज़ लिखी है कि संचित निधि पर भारित कैग कार्यालय के जो खर्चे हैं भारत के संचित निधि पर भारित होंगे, तो ये गलत है। ये 150 में नहीं बल्कि 148(6) में दिया गया है। ठीक है, 55 देख लेते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। बी है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। सी है 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। या फिर डी 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले है। तो 55 का जो आपका आंसर होगा वो होगा बी, यानी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। और ये किस आर्टिकल में दिखाया गया है? ये अनुच्छेद 148(1) में। नियंत्रक एवं 56 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की स्वतंत्रता से संबंधित निम्नांकित बिंदुओं का परीक्षण कीजिए। कैग को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान वेतन मिलता है जो संचित निधि पर भारित है। इसकी नियुक्ति एवं पदमुक्ति दोनों राष्ट्रपति के प्रसाद पर निर्भर होते हैं। संविधान के तहत कैग को व्यापक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा उपलब्ध करवाई गई है। तो सत्य कथन कौन सा है इसमें आपको बताना है। ए है आपका पहला, दूसरा बी है, दूसरा तीसरा सी है पहला व तीसरा, या फिर डी उपयुक्त सभी। 56 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सी, यानी पहला और जो तीसरा कथन है वो बिल्कुल सही है। कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यद्यपि कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, किंतु इसकी पदावधि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर निर्भर नहीं है।
इसे संविधान द्वारा कार्यकाल संबंधी सुरक्षा अनुच्छेद 148(1) में उपलब्ध करवाई जाती है। ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कथन है ए है, राज्य विधेयकों के संदर्भ में राष्ट्रपति के पास आत्यंतिक वीटो की शक्ति होती है। कारण यह है कि यदि राज्य विधायिका किसी संशोधन के बिना अथवा संशोधन करके पुनः विधेयक को पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजती है तो वह इस पर सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है। तो ये कथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है। ए है आपका ए व आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। बी है ए व आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी ए सही है लेकिन आर गलत है। डी ए गलत है जबकि आर सही है। तो 57 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ए, यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। और उपरोक्त जो दोनों कथन है वो आर्टिकल 201 के तहत सही है। ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान संशोधन से संबंधित विधेयकों में राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने संविधान संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया है। उपयुक्त में से सत्य कथन कौन सा है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, सी पहला व दूसरा दोनों, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो 58 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ए, यानी जो पहला कथन है वो आपका सही है। दूसरा कथन क्यों गलत है वो देख लेते हैं। तो इसमें जो दिया है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, तो ये चीज़ गलत है। ये 42वें नहीं बल्कि 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 ने संविधान संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने हेतु बाध्य कर दिया है। ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी मामलों में अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति केवल समयावधि को छोड़कर संसद की कानून बनाने की शक्तियों की संविस्तीर्ण ही है। दूसरा है अध्यादेश उस समय भी जारी किया जा सकता है जब कोई युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह ना हो। तो असत्य कथन कौन सा है वो आपको बताना है। केवल पहला, केवल दूसरा, या फिर पहला व दूसरा दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 59 का जो आपका आंसर होगा वो होगा डी, यानी इनमें से कोई भी कथन जो है वो असत्य नहीं है। कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। किसी अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 महीने तथा संसद की मंजूरी न मिलने की स्थिति में 6 हफ्तों की होती है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति का किस आर्टिकल के तहत 352 के अधीन आपात से कोई अपरिहार्य संबंध नहीं है। ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों का अवलोकन कीजिए। राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति का प्रयोग करते समय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने हेतु बाध्य नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति के भांति भारतीय राष्ट्रपति को केवल संघीय सरकार के क्षेत्राधिकार से संबंधित मामलों में क्षमादान का अधिकार है। या फिर तीसरा है यदि राज्य विधि में मृत्युदंड विहित किया जाता है तो क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होगी। तो कौन सा कथन असत्य है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है केवल पहला तीसरा, बी है केवल पहला दूसरा, सी है केवल दूसरा तीसरा, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो 60 का जो आपका आंसर होगा वो होगा बी, यानी पहला और जो दूसरा कथन है वो आपके असत्य हैं। कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति का प्रयोग अन्य शक्तियों के समान मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाता है। अमेरिकी और भारतीय राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां पृथक हैं, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति केवल उन मामलों में क्षमादान प्रदान कर सकता है जो संघीय सरकार के क्षेत्राधिकार से संबंधित हो। वहीं भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का विस्तृत आधार है, जैसे कि सेना, न्यायालय द्वारा दिए गए दंडादेश संबंधी मामले जो संघ की कार्यपालिका से संबंधित हो, उन सभी मामलों में जिसमें दंडादेश मृत्यु दंडादेश है। 61 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं असत्य विकल्प को छांटिए। ए कथन है आपका राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबंध में प्रक्रिया के नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। बी है राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि वह ऐसी जातियां और मूल वंश या जनजातियां विनिर्दिष्ट करें जिन्हें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समझा जाएगा। सी कथन है आपका राष्ट्रपति को केंद्रीय सरकार के अधीन लोक सेवाओं और पदों की भर्ती और नियुक्ति, व्यक्ति की सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले नियम बनाने की शक्ति है।
या फिर डी है राष्ट्रपति को राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों तथा कर्मचारियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले नियम बनाने की शक्ति है। तो कौन सा कथन सही है इसमें से आपको बताना है। ये सही नहीं, कौन सा कथन असत्य है वो विकल्प आपको छांटना है। तो 61 का जो आपका आंसर होगा वो है डी, यानी जो डी है वो आपका असत्य कथन है। कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राष्ट्रपति को संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों तथा कर्मचारियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में यह शक्ति राज्यपाल में निहित है। तो ये किस आर्टिकल में है? ये 318 में। निम्नलिखित 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करने का अवसर नहीं मिल पाता है? तो पहला है राष्ट्रपति द्वारा पद त्याग करने पर, राष्ट्रपति की मृत्यु या बीमारी की अवस्था में, या फिर सी राष्ट्रपति का निष्कासन करने पर, या फिर डी कार्यकाल समाप्त होने पर। तो 62 का जो आपका आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने पर जो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करने का अवसर नहीं मिल पाता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राष्ट्रपति के कार्यकाल को पूरा होने से पहले ही अगले राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाना चाहिए, तथा यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो वर्तमान राष्ट्रपति 5 वर्ष के उपरांत भी अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पदभार ग्रहण न कर ले। 63 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है उपराष्ट्रपति पद को कनाडा के संविधान से लिया गया है। दूसरा है उपराष्ट्रपति पद भारत में राजनीतिक निरंतरता को बनाए रखने के लिए निर्मित किया गया है। तीसरा, इस पद पर उम्मीदवार हेतु लोकसभा के सदस्य की योग्यता होना अनिवार्य है। चौथा है उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के कारण का उल्लेख संविधान में वर्णित नहीं है। तो कौन सा कथन असत्य है वो आपको बताना है। केवल पहला व दूसरा, बी है केवल दूसरा चौथा, सी है केवल पहला तीसरा, या फिर डी केवल दूसरा व तीसरा। ठीक है, ये आपका 63 नंबर क्वेश्चन है और इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा सी, यानी पहला और जो तीसरा कथन है वो गलत है आपका। कुछ एक्सप्लेनेशन के देख लेते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति का पद जो है वो कहाँ से लिया गया? अमेरिकी संविधान से, ना कि कनाडा के संविधान से। और इस पद पर निर्वाचित होने के लिए राज्यसभा के सदस्य की योग्यता होनी आवश्यक है। ठीक, 64 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में अब तक 14 व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो चुके हैं। दूसरा कथन है उपराष्ट्रपति की पुनर्निर्वाचन की पात्रता का संविधान में उल्लेख किया गया है। तो सत्य कथन कौन सा आपको बताना है। ए है केवल पहला, बी है केवल दूसरा, सी पहला व दूसरा दोनों, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका 64 नंबर क्वेश्चन है और इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा ए, यानी पहला कथन जो है वो आपका सत्य है। कुछ और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत में अब तक 16 बार उपराष्ट्रपति चुनाव का आयोजन हो चुका है। उपराष्ट्रपति की पुनर्निर्वाचन की पात्रता का संविधान में उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन राजनीतिक एवं कूटनीतिक भूमिका में मद्देनजर इस बात की पुनर्निर्वाचन पात्रता को मान्यता मिली है। जैसे प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन लगातार 2 बार इस पद पर रहे थे। ठीक, 65 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संसदीय शासन व्यवस्था की नहीं है। इसमें कार्यपालिका प्रमुख बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। इसमें स्पष्ट शक्ति पृथक्करण होता है। इसमें सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। इसमें कार्यपालिका अधिक जवाबदेह होती है। तो 65 का जो आपका आंसर होगा वो होगा बी, यानी इसमें स्पष्ट शक्ति पृथक्करण होता है। ये जो विशेषता है ये संसदीय शासन व्यवस्था की नहीं है। ठीक है, तो आज के वीडियो में ये हमने 65 जो क्वेश्चन थे इसका डिस्कशन कर दिया है। बाकी के जो 65 क्वेश्चन हैं उनका डिस्कशन हम अगले वीडियो में करेंगे। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो उसका जो लिंक है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल में आप वहाँ से ले सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। उसका जो लिंक होगा वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देंगे। और PDF अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें।
तो आज के लिए बस इतना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।